हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस एंड वेलकम टू लेक्चर 5। हम लोग लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 4 में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड कन्वेंशनल थ्योरी पढ़ा था। इस थ्योरी से हम लोगों ने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किया, जैसे कि मैग्मा के बारे में, मैग्मा फ्लो करता है, उसके बाद इस मैग्मा का क्या रोल है जो कि हमारे कॉन्टिनेंट को डिस्प्लेसमेंट्स एंड मूवमेंट में मदद करता है। लिथोस्फीयर के बारे में कुछ पता चला। ओके, अब उन सभी डिस्प्लेसमेंट एंड मूवमेंट के कारण से क्या होता है कि पृथ्वी पर अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो जैसे एक्टिविटी होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, मैग्मा के टाइप पढ़ेंगे। मैग्मा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेंगे। यहाँ से MCQs बनता है क्वेश्चन एक्चुअली, दैट्स वाई। कंबाइन करके देखिएगा, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 को कंबाइन करके देखिएगा। बोथ लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ हाई वेटेज है। ओके, और क्वेश्चन पूछते रहते हैं यहाँ पे ना। हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया था, कन्वेंशनल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट हो गया था, और इस थ्योरी एक्चुअली वेगनर के द्वारा दिया गया था। क्या क्या एविडेंस हो रखा था वो चीज़ हम लोग देख लिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोगों ने देखा था, कन्वेंशनल थ्योरी देखा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 तरीके का टेक्टोनिक थ्योरी होता है, मतलब कि प्लेट टाइप्स ऑफ द प्लेट बाउंड्री होता है, वो मैंने देखा था। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री देख लिया था ना। अब हम लोग को स्टार्ट करना है यहाँ से मैग्मा एंड वोल्केनो के बारे में पढ़ना ना। अब हम लोग देखते हैं मैग्मा के बारे में। मैग्मा क्या है वो चीज़ हम लोग देख ही लिए हैं। मैग्मा क्या है? मोल्टन मटेरियल को बोला जाता है मैग्मा। मोल्टन मटेरियल कहाँ मिलता है? तो मोल्टन मटेरियल इनसाइड अर्थ मिलता है, उसको बोला जाता है मैग्मा। अगर ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है, अर्थ क्रस्ट पे आ गया या फिर अर्थ सरफेस पे आ गया और वो कूल डाउन हो गया तो उसको बोला जाता है लावा। फिर क्या बोला जाता है? उसको लावा बोला जाता है। ओके ना। अब हम देखते हैं कि मैग्मा को क्लासीफाई करते हैं सिलिका कंटेंट के बेसिस पे। कुछ मैग्मा क्या रहता है? एसिडिक रहता है। कोई मैग्मा एसिडिक रहेगा, कोई मैग्मा क्या रहेगा? कुछ मैग्मा एक्चुअली बेसिक रहेगा। ओके, और बेसिक एंड एसिडिक मैग्मा के बेसिस पे ही क्या होता है कि वोल्केनो का जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़र करता है। वोल्केनो का स्ट्रक्चर डिफ़र करेगा और लैंडफॉर्म भी बनेगा उसी अकॉर्डिंग। लैंडफॉर्म का भी फॉर्मेशन होता है। ओके ना। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्मा जो क्लासीफाई किया जाता है वो सिलिका कंटेंट के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, और वहीं से हम लोग को डिटरमाइन होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंट टू फ्लो। रेजिस्टेंट टू फ्लो मतलब कि मान लेता हूँ कि मेरा मैग्मा एक है, एक मैग्मा मेरा एसिडिक मैग्मा है, एक मैग्मा मेरा बेसिक मैग्मा है। एसिडिक मैग्मा का विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। विस्कोसिटी लो होगा, सॉरी विस्कोसिटी हाई रहेगा इसका, एसिडिक मैग्मा का। और बेसिक मैग्मा का क्या होगा? विस्कोसिटी इसका लो रहेगा। मतलब कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि मेरा एक लिक्विड स्टेट में पड़ा हुआ कोई मटेरियल है, लिक्विड स्टेट में मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वह लिक्विड कितना ज़्यादा तरल है, कितना ज़्यादा तरल है। जितना ज़्यादा तरल है, जितना ज़्यादा लिक्विडिटी है, वो उतना ज़्यादा अच्छी फ्लो करेगा। ओके ना। विस्कोसिटी बताता है, ये बताता है सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, और ये इसका ये जो है वो लो लिक्विड होता है, लिक्विडिटी ये कम रहता है। लिक्विडिटी अगर इसका कम है, विस्कोसिटी का मतलब अगर देखा जाए तो लो लिक्विडिटी रहेगा। लिक्विडिटी कम है तो क्या होगा? इसका फ्लूइडिटी या फिर फ्लो कैसा करेगा? स्पीडली फ्लो करेगा कि लो फ्लो करेगा? ऑफकोर्स लो फ्लो करेगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो लो फ्लो करेगा। जैसे कि मान लेता हूँ हम लोग हनी और एक रहा मेरा वाटर और हनी में हाई विस्कोसिटी किसका है? तो हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा है। मतलब कि हनी जो है उसका वो लेस फ्लो करेगा, वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा फ्लो करने में। ओके, ये ज़्यादा सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। वाटर का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है कम होता है? तो वाटर का विस्कोसिटी कम होता है। अगर वाटर का विस्कोसिटी कम है तो ये इजीली फ्लो करेगा, इसका फ्लूइडिटी ज़्यादा रहेगा, और ये सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा। समझ में आएगी ना? तो विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ? तो इसी बेसिस पे लैंडफॉर्म भी बनता है।
इरप्शन स्टाइल्स भी डिफाइन करेगा। मान लेता हूँ कि वोल्केन में मैग्मा को बाहर निकलना है, और अगर मोल्टेन मटेरियल मैग्मा को क्या है कि एसिडिक मैग्मा है, एसिडिक मैग्मा है तो इसका मतलब कि हाई विस्कोसिटी है। अगर हाई विस्कोसिटी है तो ये इजीली फ्लो करेगा? नो, इजीली फ्लो नहीं करेगा। जब इजीली फ्लो नहीं करेगा तो इसको फ्लो करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, ज़्यादा फोर्स चाहिए। जब ज़्यादा फोर्स चाहिए तो ये एक्सप्लोजन करेगा कि नहीं करेगा? ऑफ कोर्स ये एक्सप्लोजन करेगा। समझ में आया ना? जब एक्सप्लोजन करेगा और इसका फ्लूइडिटी भी कम हो जाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस भी ये ट्रैवल करेगा, इसका स्प्रेड ज़्यादा करेगा? नो, ये क्या करेगा कि विंड के आसपास ही ये बन के रह जाएगा, विंड के आसपास ही ये ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। एक होता है बेसिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा क्या होगा? जिसका विस्कोसिटी क्या रहेगा? इसका लो रहेगा। जब विस्कोसिटी लो है तो इसका फ्लूइडिटी ज़्यादा होगा कम होगा? विस्कोसिटी, जैसे कि मान लेता हूँ कि ये मेरा हनी के इक्वल हो गया और ये मेरा वाटर के इक्वल हो गया, तो वाटर का विस्कोसिटी कम है तो उसका फ्लूइडिटी ज़्यादा रहता है कम रहता है? तो फ्लूइडिटी उसका ज़्यादा रहेगा, तो फ्लूइडिटी उसका ज़्यादा रहेगा। जब फ्लूइडिटी ज़्यादा रहेगा तो ये स्प्रेड ज़्यादा करेगा कि नहीं करेगा? यस, स्प्रेड ज़्यादा करेगा। जब स्प्रेड ज़्यादा करेगा तो ये सीट लाइक स्ट्रक्चर या फिर प्लेटो लाइक स्ट्रक्चर को ये बनाता है, और लैंडफॉर्म को भी ये एक वाइड लेवल पे बनाता है। समझ में आ गया ना? मैग्मा दो तरीके से होता है। अब एसिडिक मैग्मा क्यों होगा? ड्यू टू सिलिका कंटेंट। एसिडिक मैग्मा में क्या होता है कि सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहता है, और बेसिक मैग्मा में क्या होगा कि सिलिका कंटेंट कम रहेगा। सिलिका कंटेंट बेसिक मैग्मा में कम है तो कौन सा कंटेंट ज़्यादा रहेगा? तो रहेगा आयरन और निकल का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, जबकि एसिडिक मैग्मा में आयरन और निकल का कंटेंट कम रहता है, सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहता है। समझ में आ गया? ये तो बस मैंने रिवाइज करवा दिया। अभी हम लोग आगे देखते जाएंगे इसके बारे में। तो हो गया फेल्सिक मैग्मा। फेल्सिक मैग्मा में क्या होगा कि सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। जब सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो ये कैसा मैग्मा है? तो ये हो जाएगा एसिडिक मैग्मा। एसिडिक मैग्मा है तो क्या होगा? विस्कोसिटी हाई रहेगा। हाई विस्कोसिटी है मतलब कि उसका थिकनेस ज़्यादा है। समझ में आ गया? हाई विस्कोसिटी है, यू कैन रिलेट विथ हनी। जब हाई विस्कोसिटी है, थिकनेस ज़्यादा है, तो उसका फ्लो क्या रहेगा? फ्लूइडिटी कम हो जाएगा, लो फ्लूइडिटी रहेगा। ओके ना? अब गैस कंटेंट इसमें वाटर वेपर एंड CO2 रहेगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये एक्सप्लोजन करेगा, एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा। जब भी वोल्केनो से जब मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो ये एक्सप्लोजन के साथ निकलेगा। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन सा देखने मिलता है? इसके एग्जाम्पल में हो गया ग्रेनाइट, रायोलाइट्स, ओके। और एग्जाम्पल में कौन सा वोल्केनो हो गया? तो ये हो गया येलोस्टोन कैल्डेरा। अभी हम देखेंगे कैल्डेरा वोल्केनो क्या है ना। एक हो गया इंटरमीडिएट मैग्मा, जिसमें सिलिका कंटेंट मॉडरेट लेवल पे होगा, विस्कोसिटी मॉडरेट लेवल पे होगा, ठीक है। और इसका रॉक जो बनेगा वो एंडेसाइट रॉक बनेगा, फिर डायोराइट बनेगा। इसका एग्जांपल हो गया सेंट हेलेन होगा, माउंट सेंट हेलेन। फिर हो गया मैफिक मैग्मा। अब मैफिक मैग्मा बेसिक मैग्मा बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बेसिक मैग्मा, ओके। इसी को क्या बोला जाता है? बेसिक मैग्मा बोला जाता है, इसी बोला जाएगा बेसिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा में क्या होगा? सिलिका कंटेंट लो है, ओके। विस्कोसिटी क्या है? जब सिलिका कंटेंट लो है तो आयरन और निकल कंटेंट ज़्यादा है। विस्कोसिटी कम है तो रनी ज़्यादा होगा। रनी का मतलब क्या होगा कि फ्लूइडिटी उसका ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस तक ये फ्लोट करेगा ना। फिर गैस कंटेंट रहेगा, लेस गैस कंटेंट रहेगा, ओके नो। बेसाल्टिक इसका कौन सा रॉक बनता है? बेसाल्ट। जैसे कि एग्जांपल में देखने को मिल जाता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू किससे बना हुआ है? बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डेक्कन ट्रैप में वो कौन सा मैग्मा से बना हुआ था? तो बेसिक मैग्मा से बना हुआ है, ओके, बेसिक मैग्मा से बना हुआ है। फिर हो गया गैब्रो, एग्जाम्पल में हो जाएगा कौन सा? तो हवेरियन वोल्केनो। ये हो गया अल्ट्रामैफिक मैग्मा। अल्ट्रामैफिक मैग्मा में क्या होगा कि लो सिलिका कंटेंट रहेगा। जब सिलिका कंटेंट बहुत लो है तो बहुत कम विस्कोसिटी रहेगा। तो ये अगर कम विस्कोसिटी है बहुत ज़्यादा तो एक्सट्रीमली फ्लूइडिटी रहेगा इसका, ठीक है ना। तो सिलिका कंटेंट के बेसिस पे क्या करता है? विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है, ये भी मैंने बताया। हाई सिलिका कंटेंट है तो मतलब कि क्या है? स्ट्रॉन्ग एसआई बॉन्ड मेक इट द विस्कस एंड एक्सप्लोजिव क्या बोलते हैं यार, एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा। लो सिलिका कंटेंट है, लो सिलिका मैफिक मैग्मा है तो वो इजीली फ्लो करेगा, ठीक है
लेस एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। ये होता है कम। उसके बाद और कुछ देखता हूँ, मैं ये बताता हूँ यहाँ पे मैग्मा जनरेशन एंड रोल ऑफ डेप्थ। अब डेप्थ के बेसिस पे भी कुछ इफेक्ट करता है, जैसे कि होता है हाइड्रेशन मेल्टिंग। हाइड्रेशन मेल्टिंग का मतलब क्या है, मटेरियल जो होगा वो मतलब क्या होता है वाटर पार्टिकल्स के साथ भी मेल्ट कर जाता है, वो हो गया सबडक्शन जोन रीजन में। जैसे कि वाटर फ्रॉम सबरूटिंग स्लैब से आता है मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सब उतना ज़्यादा नहीं देखना है। हीट ट्रांसफर मेल्टिंग, ये होता है राइजिंग प्लूम्स ऑफ द हॉट मटेरियल जहाँ आता है वहाँ पे वो, ये राइजिंग प्लूम क्या है वो भी हम लोग आगे देखते हैं। एक हो गया यहाँ पे डिकम्प्रेशन मेल्टिंग, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पे होता है, ओके। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो ना, ये चीज़ हम लोग को देखना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना। अब आप लोग को बस याद रखना है कि कौन सा वोल्केनो में विस्कोसिटी, कौन सा एसिडिक लावा से बना हुआ है और कौन सा ये क्या बोलते हैं वोल्केनिक स्ट्रक्चर एसिडिक लावा से बना हुआ है, एसिडिक मैग्मा से बना हुआ है। वहाँ से आप लोग उसका स्ट्रक्चर को आराम से रिकॉल कर लीजिएगा। जैसे कि सिल्ड वोल्केनो की बात करते तो ये मैफिक है, मैफिक टाइप ऑफ लावा से बना हुआ है। तो मैफिक में भी मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पे आ जाओ, मैफिक में मैंने क्या बताया था कि सिलिका कंटेंट लो होगा, ओके। सिलिका कंटेंट क्या होगा, इसमें लो होगा। जब सिलिका कंटेंट कम होगा तो विस्कोसिटी क्या, ऑफकोर्स विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इसका मैग्मा या फिर इसका लावा ज़्यादा फ्लूइड करेगा। जब ज़्यादा फ्लूइड करेगा तो जब मतलब कि ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये मेरा हो जाएगा वोल्केनो, ओके, वोल्केनो हो जाएगा। अब यहाँ से मटेरियल बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि ये मेरा ऐसी बेसिक मैग्मा है, तो क्या करेगा, इस तरह करके स्प्रेड करेगा, इस तरह करके निकलेगा मोल्टन मटेरियल, इस तरह करके मोल्टन मटेरियल निकलेगा और ज़्यादा डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करेगा। क्या एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है इसमें? नो, किसी प्रकार का एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिल रहा। शांति स्वभाव से ये शांति, एक प्रकार से बोल सकते हैं शांति विचारधारा वाला लोग है, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का नहीं है, ओके। ये आराम से अपना ज़िंदगी चलाएगा, ये इस तरह मैग्मा निकालेगा, ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा वायलेंट टाइप का नहीं करेगा। ये हो गया कौन सा, सिल्ड वोल्केनो, ओके। देख लो यहाँ पे जेंटली स्लोपिंग डोम लाइक स्ट्रक्चर है, फ्री फ्लोइंग है, लेस विस्कस लावा है, इफ्यूजिव टाइप का रहेगा। इरप्शन कैसा, इफ्यूजिव, कोई ब्लास्ट टाइप का नहीं करेगा, वायलेंट करेगा नहीं, एक्सप्लोजन करेगा ही नहीं, और स्मूथली स्प्रेड करेगा ग्रेट डिस्टेंस तक। नॉन एक्सप्लोजन है और स्लो लावा मूवमेंट होगा, आराम से धीरे धीरे नर्म नदी के जैसा बहते रहेगा इसका लावा, समझ में आ गया ना। इसी कारण से क्या होता है, सक्सेसिव लेयर ऑफ द बेसाल्टिक लावा बन जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वोल्केनो के आसपास, और ये सेवरल किलोमीटर तक वाइड रहेगा और रिलेटिवली लो इन द हाइट रहेगा। ऑफकोर्स ये लो ही हाइट रहेगा, समझ में आ गया ना। सिल्ड वोल्केनो क्या है, सो मैं अभी डायग्राम में बताऊंगा, ओके। इसका एग्जांपल्स में कौन कौन आएगा, तो माउना लोआ जो कि हवाईयन आइलैंड में है, ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो वर्ल्ड का। एक हो गया किलोवा जो है वो हवाई आइलैंड पे है, यूएसए में, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। फिर हो गया ये याद रखना, ये न्यूज में बहुत ज़्यादा था, अब मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊँगा, जलबियोर्स करके जो है नाम, ये आइसलैंड में है, ये सिल्ड वोल्केनो का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक में है। आगे ना ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो। फिर कंपोजिट वोल्केनो जानने से पहले एक बार लावा टाइप देख लेते हैं। ये क्या है, लावा इंटरमीडिएट टू फेल्सिक है, इंटरमीडिएट टू फेल्सिक मतलब मोर एंड लेस, बोल सकते हैं कि ये एसिडिक टाइप का है, ओके। ये एसिडिक टाइप का है, ज़्यादा नहीं एसिडिक है, बट हाँ सिलिका कंटेंट ज़्यादा है। तो क्या विस्कस होगा, यस, विस्कस लावा है, रिच इन सिलिका है। जो विस्कस होगा तो इसका वोल्केनो स्ट्रक्चर देखता हूँ मैं, इसका वोल्केनो स्ट्रक्चर देखता हूँ। ये कुछ मोल्टन मटेरियल मैग्मा वगैरह बाहर निकला और कुछ ये एक्सप्लोजन करेगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लोजन करेगा, तो जो पार्टिकल्स होगा, वोल्केनिक पार्टिकल्स होगा, वो इस तरह स्प्रेड कर जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं करेगा बट एक्सप्लोजन करेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो मोल्टन मटेरियल है वो एसिडिक टाइप है, ठीक है। जब एसिडिक टाइप है तो विस्कस लावा है, लावा विस्कस है तो फ्लूइडिटी कम रहेगा। जब फ्लूइडिटी कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, रेजिस्ट टू फ्लो करेगा, तो इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगा इस मटेरियल को बाहर निकालने में, ओके।
दैट्स वाई ये स्टीप रहेगा, थोड़ा सा कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। वोल्केनिक है, एंड टेफ्राइट सब निकलेगा। अब एक्सप्लोजिव एरप्शन होगा, यस एक्सप्लोजिव एरप्शन होगा, ठीक है। हाई गैस कंटेंट एक्सप्लोजन होगा। पैरोक्लास्टिक फ्लो होगा, यस पैरोक्लास्टिक का मटेरियल निकलेगा, एस क्लाउड एंड लावा डोम से स्ट्रक्चर बनाएगा। अब थोड़ा सा इसका देख लें, थोड़ा सा हाइट पे रहेगा, देखो ये थोड़ा सा हाइट लगा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एरप्शन होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा बट डिस्ट्रक्टिव टाइप का थोड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल में माउंट फिजी जापान में है, जिसको बोला था स्ट्रेटो वोल्केनो। याद रखना कि कंपोजिट वोल्केनो का स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोला जाता है। फिर हो गया माउंट सेंट हेलेन, ये यूएसए में है। माउंट विसुसियस इटली में बहुत फेमस है, और माउंट एटना इटली में है। एक आता है सिंडर कोन वोल्केनो। नेक्स्ट सिंडर कोन वोल्केनो। सिंडर कोन वोल्केनो ये बेसाल्टिक टाइप का है बट कैन वेरी, ये वेरी कर सकता है। बेसाल्टिक टाइप का है, तो अभी मैंने बताया बेसाल्टिक टाइप ऑफ, ये था मेरा बेसाल्टिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज द सिल्ट वोल्केनो। तो वैसे ही कुछ होगा बट उतना ज़्यादा बेसाल्टिक नहीं रहेगा। ये एसिडिक टाइप है तो उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, समझ में आ गया ना। तो वैसे ही लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रेटो वोल्केनो का जैसा रहेगा, थोड़ा सा कम, ठीक है। सिल्ट वोल्केनो के टाइप का रहेगा ना। ये शेप स्मॉल रहेगा, स्टीप साइड कोन रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोजन होगा उतना भी तेज एक्सप्लोजन नहीं होगा। लावा फ्लो करेगा कभी कभी, लेकिन इजेक्टेड फ्रॉम अराउंड द वेंट के अराउंड ही रहेगा। और लावा फ्रेगमेंट्स एस एंड सिंडर ना। यहाँ तक हो गया। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसके बाद कुछ फीचर्स और देख लेता हूँ कि स्मॉल साइज रहेगा, ठीक है। जैसे कि हो गया, नाम याद रख लीजिएगा, ये एक सनसेट क्रेटर्स यूएसए का, फिर लावा बट यूएसए का। एक हो गया लावा डोम। लावा डोम ये भी एक वोल्केनो है। ये लावा किससे बना हुआ है? फेल्सिक का बना हुआ है। जब फेल्सिक का बना हुआ है तो विस्कोसिटी, ये क्या हो गया? एसिडिक हो गया। एसिडिक है तो इसका विस्कोसिटी क्या रहेगा? विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगा। जब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंट क्या रहेगा? रेजिस्टेंट ज़्यादा रहेगा तो फ्लूइडिटी का क्या रहेगा? फ्लूइडिटी कम रहेगा। जब फ्लूइडिटी कम है तो फोर्स या फिर एनर्जी, फोर्स और एनर्जी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, वेंट से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कम ज़्यादा लगेगा। तो जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो एक्सप्लोजन होगा। तो यस हाईली विस्कस है, ठीक है। तो ये हाईली विस्कस है तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली विस्कस है। डोम शेप्ड माउंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। स्लो एक्सट्रूशन ऑफ लावा, एक्सप्लोजन होगा। यस हाँ, एक्सप्लोजन, हाईली एक्सप्लोजन होगा। स्लो इफ्यूजी इरप्शन होगा। वेयर पॉइंट्स नहीं, ये तुम्हारा हाई यहाँ पे होगा या ये होगा, हाई एक्सप्लोजन होगा। हाई एक्सप्लोजन होगा, ओके, हाई एक्सप्लोजन होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाता हूँ मैं डायग्राम। दिस इज एक्चुअली डोम वोल्केनो ना। वोल्केनो का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली वेंट किसी भी वोल्केनो का, एंड ये बेसिकली उसका बॉडी पार्ट है। ये बेसिकली लैंड स्ट्रक्चर पे कुछ इस तरह करके रहेगा। ये लैंड स्ट्रक्चर है और ये उठा हुआ पार्ट है। यहाँ पे मटेरियल क्या है? ऑलरेडी डिपोजिटेड है। और यहाँ से मैग्मा ये अर्थ के मेंटल से, अर्थ के प्लूम से बाहर निकलते रहेगा वेंट के थ्रू, समझ में आया ना। तभी मैंने देखा सिल्ट वोल्केनो में क्या हुआ? जेंटल स्लोप, बेसिक लावा फ्लो कर रहा था। फिर अभी देखा डोम, यहाँ पे स्टीप कॉन्वेक्स स्लोप, ठीक फास्ट कूलिंग लावा है, ओके। फिर आ गया यहाँ पे कॉल्डेरा वोल्केनो भी देखते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। अब एग्जाम्पल क्या है लावा डोम का एग्जाम्पल है नोवा रूपटा, और बस ये सब याद रख लीजिएगा। एक हो गया कॉल्डेरा, ये बनता है लार्ज वोल्केनिक इरप्शन, बहुत ही मैसिव एक्सप्लोजन होता है, ओके। तो चलो कॉल्डेरा कभी कोलैप्स वोल्केनो भी बोला जाता है। ये जो वेंट होता है ये कभी कभी कोलैप्स कर जाता है, इतना हेवी एक्सप्लोजन होता है कि ये वेंट जो है लावा का, ये वेंट है ये कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स कर जाने के कारण से ये बड़ा सा वेंट बन जाता है, कॉल्डेरा बन जाता है, न्यू कॉन। समझ में आ गया, ओके। एग्जाम्पल में कॉल्डेरा वोल्केनो का देखोगे, येलोस्टोन कॉल्डेरा, एक होगा कारकातोवा और हो गया संतोरिनी जो कि ग्रीस में है।
एक्सप्लोजन एक्सट्रीमली हाई एक्सप्लोजन होगा जिसको सुपर वोल्केनिक एरप्शन भी बोला जाता है। शेप की बात करते हैं तो लार्जेस्ट शेप सर्कुलर डिस्क डिप्रेशन बन जाता है और पायरोक्लिस्टिक मटेरियल स्प्रेड कर जाता है बहुत ही हेवी तरीके से। एक होता है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, ये भी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस में बात करते थे। ये हाईली फ्लूइड होता है, ये बेसिकली बेसाल्टिक लावा रहता है, विस्कोसिटी बहुत कम रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं बहुत ही फ्लैट रीजन पर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा वाइट कवर रहेगा। एरप्शन की बात करें बहुत ही ज़्यादा इफ्यूजिव रहेगा, ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं करेगा, लार्ज एरिया ऑफ ट्रैक को कवर करेगा। ठीक है, ऐसे डेक्कन ट्रैक इंडिया का, वो मैंने भी बताया लार्जेस्ट वोल्केनिक फीचर्स हैं। और फिर हो गया साइबेरियन ट्रैप रसिया का देखने को मिलता है। फिर आगे हो गया कोलंबिया रिवर। फिर हो गया मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज तो हम लोग देखे थे यार। मिड ओशनिक रिज क्या है, ये मेरा मिड ओशनिक रिज हम लोगों ने क्या देखा था कि ये मेरा प्लेट है और एक और ये मेरा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा था हमने, ये दूसरा प्लेट हो गया। ठीक है, दिस इज द डाइवर्जन प्लेट माउंटेन, एक दूसरे से डाइवर्स कर रहा है। और ये मेरा मोल्टेन मटेरियल्स है, मैग्मा वगैरह है। तो क्या करता है, ये कन्वेंशनल करंट चलते रहता है हमारे अर्थ के अंदर में, इस तरह करके, इस तरह मटेरियल ऊपर उठता है, फिर इस तरह करके कन्वेंशनल करंट चलता है। तो एक वेंट मिलता है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री के पास, जो वेंट रहेगा यहाँ से मटेरियल बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो ये वोल्केनिक आइलैंड, वोल्केनिक आर्क बनाते रहता है। ओके, वोल्केनिक आर्क बनाते रहता है। तो ये जो वेंट है, दिस वेंट एक्ट एज अ वोल्केनो, दिस वेंट एक्ट एज अ वोल्केनो, उसी बोला जाता है मिड ओशन रिज। और ये कहाँ मिलता है, अटलांटिक ओशन में मिलता है। तो मैफी वोल्केनो का बना होता है। ठीक है, लॉन्ग लीनियर अंडर वाटर वोल्केनिक रिज है, ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं रहता है बट इफ्यूजिव टाइप का करता है, इफ्यूजिव एक्सप्लोजन होता है, वो वायलेंट एक्सप्लोजन नहीं होता है। ये ओशनिक क्रस्ट को, न्यू ओशनिक क्रस्ट को बनाता है, याद रखना। जैसे कि मिड अटलांटिक ओशियन में देखने मिलता है, मिड अटलांटिक ओशियन में जो रीज मिलते हैं मिड अटलांटिक रीज है। फिर ईस्ट पैसिफिक रीज देखने मिलता है। ओके, फिर ना लाइफ के बेसिस पे क्या होता है कि वोल्केनो फिर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो, एक होता है एक्सटिंक्टिव वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो एक होता है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंट एरप्शन होते रहता है, जैसे कि रिंग्स ऑफ फायर के आसपास। तो रिंग ऑफ फायर क्या है हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल, एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल हो गया माउंट स्ट्रोम्बोली, जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है। माउंट सेंट हेलेंस एग्जाम्पल हो गया एक्टिव वोल्केनो का। माउंट वेसिसियस इटली का। फिर आ गया डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो मतलब कि इनएक्टिव है लेकिन एरप्शन कभी भी हो सकता है फ्यूचर में। एक्टिव वोल्केनो में क्या होता है कि हर एक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में होते रहता है वोल्केनिक एरप्शन। डोरमेंट क्या है कि 5 साल 10 साल एरप्शन नहीं हुआ, फिर 20 साल के बाद एरप्शन हुआ। ठीक है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, या फिर 50 साल के बाद फिर एरप्शन हुआ, 100 साल के बाद एरप्शन हुआ, वो बोलेंगे डोरमेंट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो कि हमेशा के लिए डेड हो गया और वहाँ पे वाटर क्या बोल सकते हैं पाइल अप कर गया, तो एक हो गया क्या होता है वोल्केनिक लेक बन जाता है, इसी बोला जाएगा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, गुड। अब देखते हैं हम लोग क्या कि डिफरेंट मतलब वोल्केनिक क्या बोलते हैं वोल्केनिक चेन हमारे पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ में ये फैला हुआ है, वो ही देखते हैं हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो जो है वो हमारे सिस्मिक एक्टिविटी में बहुत सारे प्लेस पे होता है, वहीं पे फैला हुआ है। जैसे कि ये कहाँ पे मेजरली देखने मिलता है, एक डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री पे, एक कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे मिलता है। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री कहाँ कहाँ है, क्या था मैंने बता दिया, पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री मिड ओशनिक रिज में मिलता है और पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे है। ओके, तो मिड ओशनिक रिज मिलता है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री पे, पैसिफिक रिंग्स और रिंग ऑफ फायर पे मिलता है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे मिलता है ना। अब रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर एक प्रकार का लॉन्ग वोल्केनो चेन है जो कि एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री पे मिलता है। रिंग ऑफ फायर ये कन्वर्जन बाउंड्री पे मिलता है। ठीक है, अब देखता हूँ एक डायग्राम ही दिखा देता हूँ मैं, ये है मेरा। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, ये है हमारा इंडिया। ओके, एंड दिस इज द पैसिफिक ओशियन, दिस इज अटलांटिक ओशियन, दिस इज एक्चुअली मिड ओशनिक रिज। ओके, एंड दिस इज द पैसिफिक ओशियन, दिस इज अटलांटिक ओशियन एंड दिस इज इंडियन ओशियन। तो ये जो रीजन है ये है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। ओके, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री।
और यहाँ पे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो एनी टाइम होते रहता है ड्यू टू द कन्वर्जन। क्या होता है कि एक प्लेट्स दूसरे प्लेट्स कन्वर्जन कर रहा है, मैंने बताया था एक सबडक्ट कर जा रहा है और एक यहाँ पे रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रेंच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये मोल्टन मटेरियल यहाँ पे क्या मटेरियल जैसे सबडक्ट किया मोल्टन मटेरियल बना और यहाँ से क्या हुआ कि वोल्केनिक मटेरियल्स इसलिए लैंडफॉर्म पे निकल गया, मतलब कि वेंट बनाकर इधर वोल्केनिक आर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये है मेरा मिड अटलांटिक ओशियन। मिड अटलांटिक रिज यहीं पे मिलता है। ये क्या है कि डाइवर्जन प्लेट बाउंड है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट डाइवर्जन कर रहा है और मोल्टेन मटेरियल यहाँ से निकल रहा है और यहाँ आके इससे वोल्केनिक आर्क बना रहा है, जिसको बोल देंगे आइलैंड आर्क, यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो वही बता रहा है कि ये है रिंग्स ऑफ फायर, इसी को बोला जाता है कि ये लॉन्ग चेन ऑफ वोल्केनो है जो कि लोकेटेड है टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन पे देखने को मिलता है। ये पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में देखने को मिलता है। फोसी ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का जिसको बोलता है फोसी बोला जाता है, ये फोकस बोला जाता है। फिर ये मिलता है यहाँ पे मिड ओशियन रीजन में, वो सेलो डेप्थ में मिलता है। ये सेलो डेप्थ अर्थक्वेक और एक होता है डेप्थ अर्थक्वेक, वो भी हम लोग देखते हैं। फिर एक अल्पाइन हिमालयन बेल्ट वाला रीजन में भी देखने को मिलता है क्या, सेलो डेप्थ अर्थक्वेक। ये है अल्पाइन हिमालयन रीजन, तो यहाँ भी अर्थक्वेक की जोन है। ये कौन सा बाउंड्री है, तो दिस इज एक्चुअली कन्वर्जन बाउंड्री। कौन सा, तो ये होगी यूरेशियन प्लेट्स और दिस इज द इंडियन प्लेट्स, इसके बीच के कन्वर्जन के कारण से यहाँ पे हिमालय बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो कहाँ से देखने मिलता है, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इन द नॉर्थ अमेरिका, रन डाउन टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया पास्ट न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका तक, यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज द वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट से चालू हो रहा है यहाँ से एंड यहाँ तक आते आते यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं यार, दिस इज एक्चुअली और जापान रीजन, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन तक देखने को मिल जाता है। दिस इज जो यहाँ तो फिलीपींस प्लेट्स वगैरह देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे हॉटस्पॉट वगैरह रीजन भी देखने को मिलता है। हॉटस्पॉट क्या है, तो फाउंड अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री, हॉटस्पॉट और मेंटल प्लूम्स यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारा वोल्केनिक आइलैंड भी इसी बना हुआ है, जैसे हवाईयन आइलैंड्स, एलिस्टन कैल्डेरा, यूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में है, इस रीजन पे है। ओके, और अभी और अच्छा से यहाँ पे हम डील करते हैं इसको यार, ये मैंने कंटेंट जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो है। तो वोल्केनो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो लगभग 50% तक तो वोल्केनो जो है वो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री पे मिलता है। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री कहाँ पे, मिड ओशियनिक रिज मैंने बताया, और वही 80% ऑफ द वोल्केनो जो है वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे मिलता है। ठीक है, तो वोल्केनो फाउंड इन द मिड ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट में मिलता है, और दिस आर कॉल्ड द मिड प्लेट टेक्टोनिक मिड प्लेट्स वोल्केनो। कुछ क्या होता है कि डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री और कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के अलावा मिड प्लेट्स वाला रीजन में मिलता है, उसी बोला जाता है क्या जी, मिड प्लेट वोल्केनो ना। अब 3 टाइप ऑफ बेल्ट देखने को मिलता है, यह एरिया ऑफ वोल्केनो 3 जगह देखने को मिलता है। एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट जिसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो कि कॉन्टिनेंट के आसपास कॉन्टिनेंटल रीजन में मिलता है, डैट इज द कन्वर्जन एंड डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में नहीं मिलता है। और एक हो गया मिड अटलांटिक बेल्ट। ओके, तो इसका डायग्राम वगैरह शायद नहीं है ना, नहीं दिया हुआ, इसका डायग्राम नहीं है, बट वहाँ से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, बस एक बार यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ। तो पैसिफिक प्लेट जो रिंग्स ऑफ फायर में देखने को मिलता है, इसमें क्या है कि ईस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट एरिया और आइलैंड आर अलोंग द ईस्ट एशियन कोस्ट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन कौन सा मार्जिन हो गया, पैसिफिक, ज्वाइन द फुका, कोकोज, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड नाजका प्लेट्स, सारा रीजन को बोला जाता है। यहाँ पे फुजियामा ऑफ जापान। फिर आगे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये कहाँ से है, तो वोल्केनो ऑफ द अल्पाइन माउंट चेन, दो द मेडिटेरियन सी, वोल्केनो ऑफ द ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और यहाँ पे यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स को कोलिजन से बनता है। और इसमें कौन कौन से रीजन कवर है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी जैसे कि स्ट्रोम्बोली, एटना, ये सब कुछ फेमस वोल्केनो भी हम लोगों ने देखा। फिर मिड अटलांटिक रिज जो है वो नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरोपियन प्लेट के कारण से बना हुआ है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग देख लिया।
ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट, ये सब का किससे रिलेटेड है, हॉटस्पॉट से रिलेटेड। हॉटस्पॉट क्या है, तो हॉटस्पॉट एक प्रकार का एरिया एबव द मेंटल प्लूम। पहले देख लेते हैं मेंटल प्लूम क्या है। मेंटल प्लूम एक प्रकार का मोल्टेन मटेरियल्स हैं जो कि क्रस्ट के अंडर में मिलता है, एंड दिस इज द मैग्मा। एक्चुअली मोल्टेन मटेरियल को बोला जाता है मेंटल। ओके, मेंटल रीजन में जो मोल्टेन मटेरियल है उसे बोला जाता है मैग्मा, एंड दिस मैग्मा जो है वो ज़्यादा मोल्टेन, ज़्यादा हीट एंड ज़्यादा होटर रहता है दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग मैग्मा, उसे बोला जाता है मेंटल प्लूम। जिसके कारण से क्या होता है कि मेंटल प्लूम ही ट्राई करता है कि अर्थ क्रस्ट पर वापस आने के लिए, अर्थ क्रस्ट पर निकलने का प्रयास करता है, और जिस जगह से निकलता है उसे बोला जाता है हॉटस्पॉट। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय द हॉटस्पॉट, ठीक है, ओशन आइलैंड्स। उसके बाद वो एक याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन, क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है, तो ये PYQ एक्चुअली पूछ चुका है, PYQ है। तो गैस निकलता है, कौन कौन सा गैसेस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोराइड। कुछ फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स रहता है जिसको पैरोक्लास्टिक मटेरियल बोला जाता है, जिसको टेफ्रा भी बोला जाता है। फिर लिक्विड लावा देखने को मिलता है, ओके, जिसको हमने देखा था एसिडिक लावा एंड द बेसिक लावा के बेसिस में देखा था। वोल्केनिक एरप्शन अभी हम लोग देखा, एक फिशर एरप्शन जिसको आइसलैंडिक वोल्केनिक एरप्शन बोला जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा फिशर एरप्शन जिसको देखा था सिल्ड वोल्केनो, तो कोई एक्सप्लोसिव किसी प्रकार का एक्सप्लोजन एक्टिविटी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि प्लेट्यून प्लेन का निर्माण होता है इन सभी वोल्केनो मटेरियल से, जिसको लावा प्लेट्यू बोला जाता है। ये हो गया सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन ये वेंट एंड माउथ के लॉन्ग इरप्शन होता है, ठीक है। लावा गैस एंड द रॉक मटेरियल्स इजेक्टेड करता है, और लावा इज द बेस एंड द लेस विशियस रहेगा, इरप्शन पीसफुल रहेगा सेंट्रल इरप्शन में भी। वही बात करते हैं हावियन टाइप्स ऑफ द इरप्शन। एक्सप्लोजिव एक्टिविटी यहाँ पे रेयर होगा, मोनोलिक हुआ देख लेता हूँ। स्ट्रोम्बोली याद रखना, लिपारी आइलैंड में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद बस इतना ही देखो यार। और एक हो गया यहाँ पे एक्सटिंक्ट वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो अभी हम लोगों ने देखा। एग्जांपल बस याद रखना है, एक्टिव वोल्केनो का मानो लेवा, एक विसूसियस ऑफ इटली, बैरन आइलैंड इंडिया का, हाँ इंडिया का अपना है एक्टिव वोल्केनो, यस इंडिया का अपना एक्टिव वोल्केनो है, वो बैरन आइलैंड में देखने को मिलता है, ओनली एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। और एक है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इंडिया का अपना है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वो बताना आप लोग, ठीक है। डोर्मेंट वोल्केनो कारकोतोवा इंडोनेशिया में। नो, अब बात करते हैं कुछ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनता है। आप लोगों ने बताया था एक होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक होता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म अर्थ के क्रस्ट के नीचे बनता है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म अर्थ क्रस्ट के ऊपर बनता है। जैसे कि हो गया सिंडर कोन। सिंडर कोन में देखा था लो हाइट देखने को मिलेगा, वोल्केनिक इरप्शन जिसमें डस्ट गैस और पैरोक्लिस्टिक मटेरियल्स नियर द वेंट एक्यूमुलेटेड रहेगा, ओके। ये सिल्ड वोल्केनो, ये ज़्यादा फ्लूइडिटी ज़्यादा रहता है, वाइड स्प्रेड्स एंड जनरली स्लोपिंग रहेगा, ये भी मैंने देखा था। कंपोजिट जिसको स्ट्रैटो वोल्केनो बोला गया, स्टीप साइड रहेगा थोड़ा सा, ओके। अभी यही सब भी देखा, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज द कंपोजिट वोल्केनो, दिस इज द सिल्ड वोल्केनो, हो गया ये सब। उसके बाद क्रैटर अभी देखा था, क्रैटर लेक इन द ओरिजॉन्स एंड लेक तोबा इंडोनेशिया एग्जाम्पल याद रखना, काल्डेरा जो कि माउंट कारकोतोवा में, ओके। लास्ट इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या है वो हम लोग देख लेते हैं लास्ट। इंट्रूसिव, अभी एक्सट्रूसिव तो देख ही लिया यार, इंट्रूसिव देख लेते हैं हम लोग ना। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो है वो लावा क्यों बनता है, ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द लावा। कहाँ पे होगा, तो इनसाइड द अर्थ, इसको प्लूटोनिक रॉक्स भी बोला जाता है, कूलिंग विद इन द क्रस्ट, उससे बोला जाएगा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। ये तो है कंपोजिट वोल्केनो। एक्सट्रूसिव जो भी ये वाला पोर्शन है सारा एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म है, ओके, सभी वोल्केनो से बना हुआ है। अंदर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोला जाएगा इंट्रूसिव वोल्केनिक स्ट्रक्चर बोला जाएगा, या इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म बोला जाएगा, ओके। जैसे हो गया लावा मेसा। लावा मेसा क्या है, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म है। कैसे बना होगा, तो लावा मेसा ये थोड़ा सा प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो ऑफकोर्स ये
बेसिक लावा से बना होगा। कंपोजिट वोल्केनो अभी देखा। फिर ये है क्या है, तो रेडिएटिंग डिक है। ओके, फिर काल्डेरा और कॉन्डरसेंस सिंटरकोन्स वोल्केनिक स्ट्रक्चर है। तो ये भी क्या होगा, तो एसिडिक एंड बेसिक लावा होगा। एक हो गया लावा प्लेटू, देखने को मिल जाता है ना। अब इंट्रूसिव अभी पढ़ना है, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ना है। तो इसमें हो गया बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है वो देखते हैं। स्टॉक, डिक, एक हो गया लैकोलिथ, एक हो गया सील, एक हो जाता है लैपोलिथ। ओके, तो यहाँ से देखते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, यहाँ पे बैथोलिथ पे ध्यान दीजिएगा। बैथोलिथ क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मैग्मा है। मैग्मा में निकल्स आयरन मटेरियल्स देखने को मिलता है। आयरन और निकल का कंपोजिशन है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है। दैट्स व्हाई बोला जाता है दिस आर द मैग्नेटिक मटेरियल। द दिस आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड कूल्स कहाँ पे होगा, डीप विद इन द क्रस्ट। तो लार्ज डोम स्ट्रक्चर बनाएगा तो विद इन द क्रस्ट है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लार्ज डोम लाइक स्ट्रक्चर पहला, ठीक है। और दीज आर द कुल रेमिनेंट ऑफ द मैग्मा चैम्बर। ये एक्चुअली एक समय क्या हुआ करता होगा कि मैग्मा चैम्बर हुआ करता होगा। दिस वर्ल्ड मैग्मा चैम्बर। अगर मान लो कि ये कूल डाउन नहीं हुआ है, जब कूल डाउन नहीं हुआ तो मान लो तो क्या हुआ, तो जब ये एक्टिव फेज में होगा, जब एक्टिव फेज में होगा तो ये जो पोर्शन होगा वो बहुत ज़्यादा मोल्टन मैग्मा, बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर में होगा। लेकिन ओवर द टाइम क्या होगा कि मिलियन, हजार लाख करोड़ साल के बाद ये जब ठंडा हुआ तो क्या होगा कि एक रॉक स्ट्रक्चर बन गया। और रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये कूल्ड हो गया, और कूल्ड हो गया तो जो मैग्मा था वो भी कूल डाउन हो गया। समझ में आ गया। अंतिम बात तो मैग्मा चैम्बर जो कूल डाउन हो गया और ये कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, डोम लाइक स्ट्रक्चर बना गया। दैट्स व्हाट कॉल्ड इज द बैथोलिथ। ओके ना, नेक्स्ट इज द लैकोलिथ। लैकोलिथ की बात करते हैं, दिस आर आल्सो द अंडरग्राउंड फॉर्मेशन और ये डोम लाइक शेप में देखने को मिलता है। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फ्लाइट अंडर साइड और कनेक्टेड थ्रू द कंड्यूट। ये कंड्यूट से कनेक्टेड होता है, जैसे कि ये है। ओके, यहाँ बैथोलिथ से मटेरियल्स बाहर निकलता होगा और यहाँ पे आके जमा होता होगा, यहाँ फिर गया तो फिर ये भी तो कूल डाउन हुआ होगा, तो इसको लगेगा लैपोलिथ। लैपोलिथ नहीं, लाइकोलिथ। इसका डोम लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे थोड़ा सा फ्लाइट बेस है। ओके, और दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद कंड्यूट। वही यहाँ पे बोल रहा है कि अंडरग्राउंड फॉर्मेशन है, डोम शेप है, फ्लाइट अंडर साइड है, कनेक्टेड विद कंड्यूट है, ठीक है, और पोजीशन ग्रेटर डेप्थ पे है। तो ये इसे कर्नाटका प्लेटू में देखने मिलता है। लैपोलिथ यहाँ पे इसको बोला जाएगा, दिस इज एक्चुअली लैपोलिथ। ये इसको बोला जाता है लैपोलिथ। आप क्या देख रहे हो कि थोड़ा सा ये वेवी फॉर्म में देखने को मिल रहा है, वेवी फॉर्म में, नॉट बेबी, वेवी फॉर्म में। तो लैपोलिथ, तो लावा मूविंग हॉरिजॉन्टली लावा है, वीक प्लेन। और ये तो वीक प्लेन का मतलब कि नियर बाय सरफेस है। सॉसर शेप देखने मिलता है, वेवी फॉर्म में देखने मिलता है, सॉसर शेप है। समझ में आ गया ना। अब आगे पैकोलिथ की बात करें तो कहाँ पे है पैकोलिथ, लैपोलिथ तो समझ में आएगा, सॉसर शेप बॉडी, लैपोलिथ, पैकोलिथ की बात करते हैं तो ये वेवी मासेस ऑफ इंट्रूसिव डोम्स। अब रखना कि ये वाला पोर्शन को बोला गया क्या, ये वाला पोर्शन को बोला गया लैपोलिथ। पैकोलिथ में क्या होगा कि एंटीक्लाइन एंड क्या सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन होगा। अगर यही मटेरियल्स कुछ इस तरह करके डिपॉजिट होगा, मान लेता मोल्टन मटेरियल, मान लो कि मोल्टन मटेरियल कुछ इस तरह करके डिपॉजिटेड है, समझे। तो सॉसर इस वेवी फॉर्म में है तो इसको वेवी फॉर्म बोला जाएगा, तो इसको एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन बोला जाएगा, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट सिल एंड सीट। दिस इज द सिल एंड यही अगर मोटा पतला होगा, ये वाला जो एक्यूमुलेटेड मोल्टन मटेरियल्स है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो उसका थिकनेस एंड थिननेस डिपेंड करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो सिल एंड सीट बोला जाता है उसको। हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। सिल बोला जाएगा कब, जब वो थिकर डिपॉजिट होगा। मान लेता हूँ कि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा थिकली डिपॉजिटेड हो गया तो बोला जाएगा क्या, तो इसको बोला जाएगा सिल। अगर वो सीट कब बोला जाएगा, थिन होगा। अगर यही मटेरियल थिनली डिपॉजिटेड होगा, मान लेता हूँ कि थिनली डिपॉजिटेड होगा, तो क्या बोला जाएगा, उसमें बोला जाएगा सीट ना। डिक क्या होगा, डिक एक प्रकार का परपेंडिकुलर ग्राउंड लाइक वॉल होगा। ओके, परपेंडिकुलर ग्राउंड लाइक वॉल होगा। ये अबेंडेंस इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखने मिलता है। दिस इज एक्चुअली डिक।
दिस इज डिक, दिस इज आल्सो डिक। ओके ना, ये डिक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंड्यूट के रूप में काम करता है। दिस डिक एक्ट एज अ कंड्यूट, जहाँ से क्या होगा कि मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता होगा, ठीक है। बट ये सब कौन सा, ये क्या है, लैंडफॉर्म है, यस लैंडफॉर्म है। कहाँ पे मिलता है, अर्थ क्रस्ट में, यस अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ओवर द टाइम ये अर्थ क्रस्ट के नीचे था, ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ओवर द टाइम इरोजेशन हुआ, ठीक है, डेन्यूडेशन हुआ। इरोजेशन एंड डेन्यूडेशन के कारण से क्या हुआ, जो ऊपर से ये कवर था, जो ऊपर से कवर था वो हट जाएगा एंड दिस मटेरियल्स एक्चुअली आप लोग को दिखने लगेगा क्लियरली। ओके, उसी को बोला जाता है क्या चीज़, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अभी मैं आप लोग को इंट्रूसिव लैंडफॉर्म दिखाता हूँ। ओके, तो ये क्या है, मैं डायग्राम आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, तो ये एक्चुअली है डिक, जो मैंने बताया डिक। ये एक समय ये यहाँ पे क्या होता होगा, मैग्मा होता होगा, ठीक है, मैग्मा होता होगा। और फिर क्या होगा कि ये यहाँ से मैग्मा से बाहर निकलता होगा और यहाँ पे बाहर ये मैग्मा को अर्थ क्रस्ट पे बेसिकली आउटपोरिंग करता होगा। लेकिन क्या हुआ कि ये ट्रैप हो गया, जिसके कारण से मैग्मा कूल डाउन हो गया। कूल डाउन होने के कारण से ये रॉक स्ट्रक्चर फाइनली फॉर्मेशन हुआ, इसे रॉक स्ट्रक्चर का फाइनली फॉर्मेशन हुआ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया डिक का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये डिक ऐसा दिखता था। ये क्या है, ये सीट है एक्चुअली, नो सीट नहीं है, ये सील है। तो ये है सील। ओके, दिस इज एक्चुअली सील। ओके, अगर ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा, और ज़्यादा पतला हो, अगर ये थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टली थिन रहेगा तो बन जाएगा सीट। एक्चुअली ये क्या सीट है, ओ सॉरी, सीट और सील क्या हो जाएगा, और ज़्यादा जब ये पतला हो जाएगा, नैरो डाउन होता। तो ये है वो, ये था मोल्टेन मटेरियल एक्स में होता होगा, लेकिन ये ट्रैप होने के कारण से ये इस तरह हॉरिजॉन्टली फैल गया मोल्टेन मटेरियल, और ठंडा होने के बाद एक प्रकार का रॉक स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन कौन सा रॉक है, तो इग्नियस रॉक है। फिर ओवर द टाइम जब इरोजन हुआ होगा, फिर इसका डिडेंड्रेशन हुआ होगा, तो फाइनली ये चीज़ हम लोग स्टडी करने, फिर इसका स्टडी किया गया, तब जाकर हम लोग को पता चला ऐसा दिखता होगा। ओके ना, नेक्स्ट ये क्या है, लैकोलिथ है शायद, लैकोलिथ, यस। तो ये है लैकोलिथ, देखो ये डोम शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा है। दिस इज एक्चुअली लैकोलिथ है, ओके, डोम लेग स्ट्रक्चर। एंड दिस इज एक्चुअली बैथोलिथ है, ये है डोम लेग स्ट्रक्चर। ये प्रकार का बड़ा सा मैग्मा चैम्बर रहता होगा, समझ में क्या, बड़ा सा मैग्मा चैम्बर ये रहता होगा। तो यहाँ से मैग्मा निकलता होगा, लेकिन ट्रैप होने के कारण से सारा मैग्मा यहीं पर ठंडा हो गया। दिस इज एक्चुअली अ बैथोलिथ स्ट्रक्चर, आल्सो दिस इज द बैथोलिथ। तो दिखा दी मैंने बैथोलिथ स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं फिर से। तो ये था मेरा बैथोलिथ, ओके, दिस इज एक्चुअली बैथोलिथ था, ठीक है। और अभी मैंने जो दिखाया वो क्या था, अभी सील दिखाया मैंने आप लोगों को। उसके बाद सॉसरशिप जो होता है, सॉसरशिप स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, तो लैकोलिथ बोला जाता है। और जो पैथोलिथ क्या बोला जाता है, जो एंटीक्लाइन एंड द सिंक्लाइन होता है, दिस इज एक्चुअली, ठीक है, सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन को बोला जाएगा पैथोलिथ, पैकोलिथ बोला जाएगा। ये वेबी स्ट्रक्चर होगा, वेबी स्ट्रक्चर। और ये लैपोलिथ हुई है, ये सॉसर से देखने मिल जाता है, एंड ठीक है। और हो गया लैकोलिथ जो होगा वो डोम लेग स्ट्रक्चर होगा, जो भी मैंने बताया आपको दोनों से, वो लैकोलिथ था, ठीक है। दिस इज द बैथोलिथ एंड दिस इज एक्चुअली डिक स्ट्रक्चर। अभी मैंने आप लोगों को डिक बताया, कैसा दिखता था डिक, ठंडा होने के बाद कैसा दिखा, देखिए ना, दिस इज द सीट ऑफ सील, दिस इज द सील, ये भी डिक है, ओके। एंड दिस एक्चुअली वोल्केनो का मुंह था, वेंट जिसको बोला जाता है। तो आप लोग बस याद रख लीजिएगा, डिक जो है वो कैसा दिखता है, डिक जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता है, सील जो होता है हॉरिजॉन्टल रहता है, लैकोलिथ जो होता है वो डोम शेप होता है, और जो पैकोलिथ है वो वेवी होता है, लैपोलिथ हो गया सॉसर शेप हो गया, एंड बैथोलिथ हो गया वो मेसिव बेड रॉक जैसा देखने मिलेगा, डोम लाइक स्ट्रक्चर, ओके ना। ये चीज़ तो मैंने आप लोग को समझा ही दिया, समझ में आ गया होगा ना। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब जाते हैं हम लोग कहाँ पे, अर्थक्वेक रीजन में, ओके। अब अर्थक्वेक के बारे में लोग पढ़ते हैं। सबसे थोड़ा सा सिर्फ ये देख लेता हूँ यार, नो एक देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है मैंने बताया ही है, मल्टीपल टाइम मीडोसोनिक रीजनल रीजन में देखने को मिलता है, कहाँ डाइवर्जेंट प्लेटो रीजन में मिलता है। मैग्मा बाहर निकल रहा है मेंटल से, न्यू क्रस्ट बना रहा है, पुशिंग द ओल्डर क्रस्ट अवे, ओके। ये हो गया मेंटल प्लीम एंड हॉटस्पॉट, ये देख लेता हूँ।
मेंटल प्लूम क्या है, ये एक प्रकार का हॉट मैग्मा रहता है, सराउंडिंग मैग्मा से सबसे ज़्यादा हॉट रहता है, और इसी पे मेंटल प्लूम पे ही क्या करता है कि वो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है या फिर ओशनिक प्लेट फ्लोट करता है, बुओयंट रॉक राइजिंग ओवर फ्रॉम डीप विद इन द रॉक विद इन द अर्थ, ये बेसिकली अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री से दूर रहता है। ओके ना, अब हॉटस्पॉट, अब हॉटस्पॉट क्या है, एक प्रकार का वोल्केनिक रीजन है, ये बेसिकली स्टैटिक रहेगा, ये स्टैटिक रहेगा। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली मेरा अर्थ क्रस्ट था, दिस इज ओके, ये मेरा मान लेता हूँ कि ये मेरा प्लेट है। ओके, दिस इज एक्चुअली प्लेट, मान लेता कौन सा प्लेट है, तो जो भी प्लेट है, ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो भी बोलता हूँ, मान लेता हूँ कि ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। ओके, और यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल है, यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल्स हैं, ठीक है, मोल्टेन मटेरियल्स होगा यहाँ पे, ये मोल्टेन मटेरियल्स होगा, ये जो मोल्टेन मटेरियल है, और इधर भी मोल्टेन मटेरियल होगा, इधर भी मोल्टेन मटेरियल होगा। ये जो मोल्टेन मटेरियल्स है, इसका ये ज़्यादा होटर है, ज़्यादा होटर है, तो इससे बोला जाएगा क्या, मेंटल प्लूम। समझ में आ गया होगा, मेंटल प्लूम ना। अब ये मोल्टेन मटेरियल ऑफकोर्स ये बाहर उठना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा, तो ये होगा मेरा प्लेट, ये प्लेट इस तरह करके मूव कर रहा है, क्योंकि तुम देखें कि सारा जो प्लेट है वो सारा क्या करता है कि डिस्प्लेसमेंट्स मूवमेंट तो कर ही रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे, तो इधर से मूव कर रहा है ना। अब ये क्या कर रहा होगा कि यहाँ से मोल्टेन मटेरियल बाहर निकल रहा है, इस रीजन से मोल्टेन मटेरियल बाहर निकल रहा है, इसको बोला जाएगा हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट। ओके ना, जैसे ही ये प्लेट आया, एक समय प्लेट जैसे ही प्लेट आया सामने, मान लेता हूँ कि ये वाला प्लेट का पोर्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, अब इधर मूव कर रहा है, तो उसके बाद ये पोर्शन आया, फिर ये पोर्शन आया, फिर ये पोर्शन आया, फिर ये पोर्शन आया, फिर ये पोर्शन आएगा, फिर ये पोर्शन आएगा, एक समय के बाद ये प्लेट यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। तो जो ये पोर्शन था आया था, तो यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल्स डिपॉजिट करेगा कौन, हॉटस्पॉट, फिर यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल को डिपॉजिट करेगा कौन, हॉटस्पॉट, फिर यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल डिपॉजिट करेगा कौन, हॉटस्पॉट, फिर यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल डिपॉजिट करेगा कौन, हॉटस्पॉट, फिर ये वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि प्लेट सब इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल डिपॉजिट करेगा हॉटस्पॉट, फिर यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल डिपॉजिट करेगा हॉटस्पॉट, और यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल हॉटस्पॉट डिपॉजिट करेगा। फिर उसके बाद ये मूवमेंट के कारण से कुछ साल के बाद ये प्लेट जो है वो मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और मोल्टेन मटेरियल जो डिपॉजिट था वो कुछ इस तरह के डिपॉजिट कर देगा मोल्टेन मटेरियल्स। मान लेता है कि रॉक स्ट्रक्चर बना दिया, या कोई भी वोल्केन क्या बोलते हैं लैंडफॉर्म वगैरह बना दिया, और ये जो था जो मोल्टेन, ये बेसिकली प्लेट जो था, ये प्लेट कहाँ पे आ गया, ये प्लेट जो था यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पे आ गया। ओके, फिर इधर जा रहा होगा, तो क्या हम लोग देखें कि प्लेट जो था वो मूवमेंट कर रहा था, प्लेट जो है वो मूवमेंट कर रहा है, और ये मोल्टेन मटेरियल्स लेकर वापस आ गया, मतलब कि आगे निकल गया, लेकिन हॉटस्पॉट मूवमेंट किया नहीं, हॉटस्पॉट स्टैटिक है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली हॉटस्पॉट। और वही होगा, और वैसा एग्जांपल कौन है, रीयूनियन आइलैंड जो है, ये प्रकार का हम लोग का इंडियन ओशन में हॉटस्पॉट लोकेटेड है। समझ में आ गया हॉटस्पॉट क्या है, सो वही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, देखो ठीक है ना। हॉटस्पॉट क्या है, वोल्केनिक रीजन है, वोल्केनिक रीजन है, कैसे बनता है, प्लूम से बनता है, मैंने बताया प्लूम से बनता है। क्या होता है, मोल्टेन मटेरियल क्या होता है, मेंटल से राइज करता है, कहाँ पे राइज करता है, अर्थ सरफेस पे, ठीक है। और ये प्लेट टेक्टोनिक प्लेट का इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट था प्लेट टेक्टोनिक प्लेट पे, नहीं, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जब क्रॉस किया तो क्या वो बंद कर दिया मोल्टेन मटेरियल बाहर निकालना, नहीं, वो निकाल रहा था, उसके रेंज में कौन आ गया, प्लेट आ गया, उस पर भी निकाल दिया मोल्टेन मटेरियल बाहर, आउटपोरिंग कर दिया। ये जो स्टेशनरी प्लूम होता है, और जिसके कारण से क्या होता है कि प्लेट जिसे क्रॉस करता है इस हॉटस्पॉट से, तो एक चेन ऑफ वोल्केनो बनता है, जो कि अभी मैंने देखा है चेन ऑफ वोल्केनो बनाया एट प्लेट्स मूव ओवर देम, जैसे कि हवाइयंस, येलोस्टोन्स, आइसलैंडिक, गैलापागोस, रीयूनियंस, ईस्टर आइलैंड हॉटस्पॉट, ये सब हॉटस्पॉट का नाम है। समझ में आ गया, दिस इज एक्चुअली हॉटस्पॉट, दिस इज आउटर कोर, ओके, दिस इज द आउटर कट, दिस इज द प्लूम, और यहाँ से मोल्टेन मटेरियल बाहर निकल रहा था, दिस इज एक्चुअली हॉटस्पॉट। अब यहाँ से प्लेट इस तरह करके डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है,
मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे मोल्टन मेटल बाहर निकाल दिया, तो मोल्टन मेटल लेकर कैरी ऑन करके घूम रहा इधर प्लेट। समझ में आ गया? तो अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिल्टन फ्लूम मैच करते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। अब देखते हैं हम लोग अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक का मतलब समझ में आ जाता है कि यह शेकिंग ऑफ अर्थ होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ट्रिगर बाय एनर्जी, अर्थ क्रस्ट में कोई एनर्जी ट्रिगर हो रहा है, रिलीज कर रहा है, और वो वेव फॉर्म में एनर्जी आता है और ये हर एक डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, उसी बोलेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है वो फॉल्ट लाइन और तो क्या होता है फॉल्ट लाइन या फिर फॉल्ट लाइन से जनरेट होता है। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ना। ये बेसिकली अर्थक्वेक है, इसी को बोला जाता है अर्थक्वेक जिस वेव के कारण से होता है उसको बोला जाता है सिस्मिक वेव। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, उसी को बोला जाता है सिस्मिक वेव। अब ना ये सिस्मिक वेव जो होता है हमारे अर्थ क्रस्ट के डीप इन साइड में रहता है। तो ये मान लेता हूँ कि ये मेरा अर्थ है, ओके, ये मान लेता हूँ अर्थ है, ठीक है, मान लेता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि एक ये मान लेता हूँ कि एक प्लेट ये था, एक प्लेट ये था, यहाँ पे जाके थोड़ा सा दोनों बीच में डिसरप्शन हुआ, फॉल्ट लाइन क्रिएट हुआ, फॉल्टिंग हुआ, ठीक है, जिसके कारण से फिर क्या होगा कि यहाँ से एक ट्रिमर जनरेट होगा। वो ट्रिमर कुछ इस तरह करके निकलना चाहेगा, ये ट्रिमर इस तरह निकलेगा और ये हर एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, हर एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, हर एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब ये सबसे पहले कौन सा वेव गया? ये वाला वेव अर्थ क्रस्ट पे पहुंचा, ठीक है, ये वाला पहुंचा। तो यहाँ से जो निकल रहा था अर्थक्वेक वेव या सिस्मिक वेव, इसको बोला गया क्या चीज़? फोर्सी बोला गया, या फिर फोकस बोला जाता है, या तो फोकस बोला जाता है या फिर हाइपोसेंटर बोला जाता है। नहीं दिख रहा है यार, क्या बोला जाता है? हाइपोसेंटर बोला जाएगा, या तो फोर्सी बोला जाएगा, या तो फोकस बोला जाएगा। ये सिस्मिक वेव सबसे पहले कहाँ पहुँचा? अर्थ क्रस्ट पे पहुँचा। कौन लोग पहुँचा? ये। तो जो वर्टिकल जो होगा ना, ये वर्टिकल जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और जैसे ही अर्थ क्रस्ट पे ये जाके पहुँचेगा तो अर्थ को ये शेकिंग करेगा, अर्थ को हिलाएगा। इसी कारण से फिर क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं भूकंप आ गया, पृथ्वी हिलने लगा। इसी कारण से होता है, यही वेव के कारण होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो ये सराउंडिंग में क्या करेगा कि शेकिंग करेगा, अर्थ क्रस्ट या लैंड या जितनी भी बिल्डिंग होगा उस सबको शेक करेगा। तो इसको बोला जाएगा इस रीजन को, जिस रीजन पे अर्थक्वेक हमारे अर्थ सरफेस के साथ इंटरेक्शन करता है और वो वर्टिकल होगा, फोकस का ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव का वर्टिकल होगा, उसको बोला जाएगा हाइपोसेंटर। नो, हाइपोसेंटर नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एपिसेंटर। क्या बोला जाएगा? एपिसेंटर। इसको बोला जाएगा एपिसेंटर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फोकस है हाइपोसेंटर पॉइंट इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ, अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिन हुआ। एपिसेंटर पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, डायरेक्टली अबव द फोकस यहाँ पे, एंड फील द अर्थक्वेक वेव फर्स्ट। और यहीं पे ना होगा भैया पहला अर्थक्वेक वेव फीलिंग, तो यहाँ पे अर्थक्वेक वेव का पहला फीलिंग देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना? अब ये जो अभी मैंने देखा, ये जो मैंने वेव देखा अभी, ये वेव क्या होगा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर में फ्लो कर रहा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर में ट्रैवल कर रहा है, तो उसको बोला जाता है, उस समय सिस्मिक वेव को बोला जाता है बॉडी वेव। और जैसे ही अर्थ क्रस्ट के सर्फ कॉन्टैक्ट में आएगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी वेव। पहला बोला जाएगा सरफेस वेव बोला जाएगा, या फिर बोला जाएगा क्या बोला जाएगा? सरफेस वेव बोला जाएगा। पहले में क्या है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो सिस्मिक वेव ट्रैवल कर रहा है उसको बोला जाएगा प्राइमरी वेव भी बोला जाता है, बॉडी वेव बोला जाएगा, बॉडी वेव। और जैसे ही अर्थ सरफेस पे कांटेक्ट में आएगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी वेव। फिर से बताता हूँ, बॉडी वेव जो कि अर्थ के एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर में मूवमेंट कर रहा है उसी बोला जाएगा बॉडी वेव। और अर्थ के जैसे ही सरफेस में कांटेक्ट में होता है उसको बोला जाएगा सेकेंडरी वेव। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये है मेरा कौन सा, तो क्या बोलेंगे वो बॉडी वेव ना। अब ये बॉडी वेव जो है ये ट्रैवल कर रहा है पूरा अर्थ क्रस्ट में। पहला वेव और शुरुआत का वेव जो होगा उसको बोला जाएगा प्राइमरी वेव, और उस वेव के पीछे पीछे जो वेव जा रहा है उसको बोला जाएगा क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी वेव। समझ में आ गया? तो बॉडी वेव भी दो तरीके से है, प्राइमरी वेव जिसको पी वेव बोला जाता है, और बोला जाएगा सेकेंडरी वेव जिसको बोला जाएगा एस वेव बोला जाएगा। प्राइमरी वेव कौन होगा? जो पहला बॉडी वेव जो कि पूरे अर्थ क्रस्ट, पूरा अर्थ के इनसाइड में ट्रैवल करेगा, और उसको बोला जाएगा पी वेव, प्राइमरी वेव। और उसके पीछे पीछे जो वेव जाएगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी वेव। समझ में आ गया?
ओके ना। अब इन लोग का नेचर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो वेव ट्रैवल थ्रू द अर्थ इंटीरियर जनरेटेड फ्रॉम द अर्थ फोकस। बॉडी वेव आर अदर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हो गया प्राइमरी वेव जिसको बोला जाएगा पी वेव, और एक होगा सेकेंडरी वेव जिसको बोला जाएगा एस वेव ना। प्राइमरी वेव, अब ये प्राइमरी वेव का नेचर की बात करते थे, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर करेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मतलब क्या रहेगा कि ये कुछ इस तरह करके ट्रैवल करेगा, साउंड के जैसा, साउंड ऐसे जाता है वाइब्रेट करते हुए, ये कुछ इस तरह करके जाएगा प्राइमरी वेव, ओके, ठीक है। डायरेक्शन टू द पैरेलल डायरेक्शन टू द वेव प्रोपगेशन, ये फास्टेस्ट सिस्मिक वेव माना जाता है, याद रखना फास्टेस्ट सिस्मिक वेव है, ट्रैवल करता है सॉलिड लिक्विड गैस में। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राइमरी वेव जो है वो तीनों मीडियम से ट्रैवल कर लेता है। शैडो जोन बनता है, शैडो जोन देखते हैं तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक देखने मिलता है, ठीक है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द आउटर स्कोर। और ये फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ, क्योंकि फर्स्ट यही तो जनरेट हो रहा है ना, इसी पर बोला जाएगा प्राइमरी वेव, ठीक है। नेक्स्ट ये मेरा है नेचर, थोड़ा सा ये है प्राइमरी वेव, पी वेव, और ये मेरा है सेकेंडरी वेव, एस वेव। अब एस वेव की बात करते हैं, वे एस वेव को ट्रांसफर वेव बोला जाता है। ट्रांसफर वेव का मतलब कुछ इस तरह का ट्रैवल करेगा, ओके, ठीक है। और पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, स्लोअर थोड़ा रहेगा पी वेव की तुलना में, क्योंकि ये पीछे आ रहा है, पीछे ओनली ट्रैवल थ्रू द सॉलिड। अब इसका नेचर क्या है कि सॉलिड से ही ट्रैवल करेगा, कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड एंड गैस, तो सेमी लिक्विड मटेरियल से पास नहीं करेगा, लिक्विड या गैसेस मटेरियल से पास नहीं करेगा। इसी कारण से बियॉन्ड 105 डिग्री के बाद एपिसेंटर से इसका साइडोजन बनता है। याद रखना कि मच ऑफ द ग्राउंड शेकिंग जो होता है वो ये एस वेव के कारण से होगा, आपको होगा ही। आपको इस तरह करके वेव जा रहा है तो प्रोपोगेशन इस तरह करके हो रहा है तो थोड़ा सा शेकिंग तो ज़्यादा करेगा, और ये बस क्या कर रहा है, कॉम्प्रेशनल फॉर्म में जा रहा है। कॉम्प्रेशनल वेव भी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड पी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोला जाता है, कॉम्प्रेशनल वेव भी बोला जाता है। तो इस तरह करके जा रहा है, तो स्क्वीजिंग एंड ये क्या कर रहा है, सिर्फ स्क्वीज कर रहा है, लेंथ सरफेस को स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, समझ में गया। तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बट यस इस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है ना। अब बात करते हैं सरफेस पे, समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे अर्थ सरफेस पे आया तो इसको बोला जाएगा सरफेस वेव, ठीक है। पी वेव एंड एस वेव जैसे अर्थ सरफेस पे आता है जिसको बोला जाएगा सरफेस वेव। अब पूरे सरफेस में ये अर्थक्वेक वेव या सिस्मिक वेव फैल जाएगा और हमारे अर्थ को शेकिंग करना चालू करेगा, बिल्डिंग वगैरह गिरना चालू करेगा, फिर कैटास्ट्रोफी भी आ जाता है। लेकिन उसमें एस वेव दो तरीके से फ्लो करता है, एक बोला जाता है लब वेव, एक बोला जाता है रिले वेव, आर वेव जिसको बोला जाएगा, और बोला जाता है एल वेव। तो लब वेव कैसे देखने मिलेगा, तो लब वेव हो गया सरफेस वेव जो कि रिले वेव बोला जाएगा, तो इस तरह करके जाएगा, इस तरह करके जाएगा। और हो गया रिले वेव कुछ इस तरह करके जाएगा, लब वेव इस तरह करके जाएगा, रिले वेव इस तरह करके जाएगा, ओके। ये पूरे अर्थ क्रस्ट में आता है। और सेकेंडरी वेव ही रहता है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है हमारे अर्थ सरफेस पे, समझ में आ गया। तो देखते हैं एस वेव, तो अर्थ सरफेस पे आता है ट्रैवल एलोंग द अर्थ सरफेस। और भी एस वेव की बात करें तो ट्रैवल इंटीरियर द अर्थ सरफेस, जनरली मोर डिस्ट्रक्टिव होता है देन बॉडी वेव। और ये लास्ट वेव रहता है जो हमारे सिस्मोग्राफ में रिकॉर्डेड किया जाता है, जिसमें आता है लब वेव, जिसे एल वेव बोला जाता है। ये भी ट्रांसफर टाइप का रहता है, मैंने देखा ना, इस तरह करके थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा इंक्लाइंट रहेगा, ओके। और हॉरिजॉन्टली स्लाइड टू स्लाइड भी मूव करता है, वही इसलिए मैंने बोला ना कि ट्रांसफर वेव ही है, इस तरह करके ट्रैवल करेगा लेकिन थोड़ा सा इंक्लाइंट रहेगा, समझ। और ये मेरा है एस वेव, ये ज़्यादा भी वर्टिकली होगा ज़्यादा, इसी कारण से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि ये साइड बाई साइड भी ट्रैवल करता है। ये फास्टर है दैन रिले वेव, याद रखना, लेकिन स्लोअर दैन एस वेव। एस वेव स्लोअर है, तो सबसे फास्ट कौन है, पी वेव, फिर एस वेव, फिर मैंने देखा लब वेव। ट्रैवल थ्रू द सॉलिड से पास करता है और मोस्ट लैटरल ग्राउंड शेकिंग करता है, मूवमेंट करता है, बिल्डिंग को भी डैमेज करता है। रिले वेव, आर वेव, ये ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव से होता है और इसी तरह का रोलिंग मोशन करता है, कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह करके। तो ये रिले वेव जाता है कुछ इस तरह करके। ये कैसे जा रहा है, एक जा रहा है इस तरह करके ट्रैवल कर रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इस तरह करके ट्रैवल कर रहा है, इससे भी ट्रैवल कर रहा है रिले वेव, और इस तरह भी ट्रैवल कर रहा है रिले वेव, जिसके कारण से कुछ इस तरह करके ट्रैवल करने लगता है, फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। तो रिले वेव का मोशन ऐसे ही फ्लो करता है,
ऐसे ट्रैवल करता है। स्लोअर देन लव वेव, लेकिन ट्रैवल बहुत सॉलिड एंड लिक्विड से ट्रैवल करता है एंड कॉज द रोलिंग सेंसेशन, हेवी शेकिंग एंड डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये वाला फैक्ट्स याद रखना फ्रेंड्स, पी वेव सबसे ज़्यादा, पी वेव की स्पीड ज़्यादा है देन एस वेव, देन लव वेव, देन रिले वेव। ओके ना, अब ये शैडो जोन जो मैंने भी बताया था आप लोग को, शैडो जोन बेसिकली क्या है। अब अभी मैंने बताया क्या कि पी वेव जो है वो तीनों मीडियम से ट्रैवल करेगा, एस वेव तीनों मीडियम से ट्रैवल नहीं करेगा ना। अब क्या होगा कि मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है कि अर्थक्वेक ओरिजिन है, यहाँ से सिस्मोग्राफिक वेव जो है, सिस्मोग्राफ वेव जो है सिस्मिक वेव है ओरिजिन किया। पी वेव है सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगा, सभी मीडियम से ट्रैवल करने लगेगा और सभी जगह ही ट्रैवल कर रहा है। सो लिक्विड गैस। एस वेव जो है वो क्या करता है, लिक्विड एंड गैसेस रीजन को ट्रैवल नहीं करता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं दिस इज द कोर एंड कोर है, तो कोर है भैया, तो कोर तो सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ से ट्रैवल करना चाहिए था। लेकिन क्या है कि कोर से पहले भैया ये क्या है, यहाँ पे ये आउटर कोर लिक्विड फेज में है। जब आउटर फेज लिक्विड फेज में है, जिसके कारण से क्या होता है कि एस वेव यहाँ पे डेविएट कर जाता है, एस वेव यहाँ पे डेविएट कर जाएगा और एस वेव डेविएट कर जाएगा, बस ये बनेगा एस वेव सॉलिड मटेरियल में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, सॉलिड मटेरियल सॉलिड रीजन में ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये है क्या, आउटर कोर लिक्विड फेज में है, तो यहाँ पे क्या डिसिपेट कर जाएगा एस वेव और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल कर रहा है एस वेव सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल कर रहा है, एस वेव सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल कर रहा है। और सिस्मोग्राफ को यहाँ पे रखा गया है और मेजर किया गया कि अर्थक्वेक किस किस रीजन को कवर करता है। तो देखा क्या चाहिए कि सिस्मोग्राफ में 105 डिग्री से 105 डिग्री तक, 105 डिग्री ईस्टर्न पार्ट से लेकर 105 डिग्री वेस्टर्न पार्ट तक सिस्मोग्राफ में एस वेव ट्रैवल किया ही नहीं, कवर किया ही नहीं, शैडो जोन क्रिएट कर दिया। इसी को बोला जाता है एस वेव शैडो जोन बोला जाता है। जबकि पी वेव की बात करते हैं, तो पी वेव की बात करते हैं तो ये तीनों मीडियम से ट्रैवल करेगा, तो ये क्या होगा, इधर ट्रैवल तो करेगा इजी ट्रैवल करेगा ही। अब यहाँ पे जैसे आया तो ये है लिक्विड जोन, आउटर कोर लिक्विड जोन में है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ फ्लो ऑफ पी वेव थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन कर गया, तो फिर शैडो जोन कहाँ बनेगा, यहाँ पे वेव दिखा नहीं दिखा, यहाँ पे वेव दिखा नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, तो इस रीजन को बोला जाएगा पी शैडो जोन। तो 145 डिग्री से लेकर 105 डिग्री और 145 डिग्री ईस्ट वाला 145 डिग्री ईस्ट वाला तक देखने को मिलता है कि पी शैडो जोन बनता है। समझ में आ गया शैडो जोन कैसे बना। तो शैडो जोन के एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस जहाँ सिस्मोग्राफी काम करना ही बंद कर देता है, कैन नॉट डिटेक्ट पी वेव एंड एस वेव फ्रॉम अर्थक्वेक से। तो ये पी वेव जो है वो रिफ्रैक्टेड होता है जब पास करता है अर्थ का लिक्विड आउटर कोर से, और एस वेव जब ट्रैवल करता है आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेज में है, तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए पी वेव बस याद रखना कि एस वेव का शैडो जोन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पी वेव। तब पी वेव शैडो जोन की बात करते हैं तो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक है। एस वेव की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मच लार्जर शैडो जोन है, 105 डिग्री के अबव है, कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द लिक्विड आउटर कोर, जिसके कारण से नो डायरेक्ट एस वेव डिटेक्शन होता है ना। अब बात करते हैं अर्थक्वेक का कॉज कैसे होता है, तो भी देख लीजिए, टेक्टोनिक एक्टिविटी कारण से होता है। जैसे क्या होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी में, प्लेट बाउंड्री में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री था, मैंने बताया था कि अगर प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा तो मोल्टेन मटेरियल बाहर निकलेगा, तो एक टेंशन क्रिएट करता है स्ट्रेचिंग के कारण से, तो वहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, अर्थक्वेक वेव जनरेट हो सकता है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में मैंने बताया था, जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री आ रहा है तो ये क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो यहाँ पर बेनी ऑफ जोन बन रहा है, और बेनी ऑफ जोन के कारण से वहाँ पे सिस्मिक वेव बाहर निकलता है, तो प्लेट कोलाइड करता है लीडिंग टू पावरफुल अर्थक्वेक सबडक्शन। समझ में, जैसे कि हिमालय वाला रीजन में कंटिन्यूस अर्थक्वेक होते रहता है, क्योंकि इंडियन प्लेट एंड न्यूसन प्लेट्स कोलिजन में है। ट्रांसफर बाउंड्री मैंने बताया था, एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, तो यहाँ से भी अर्थक्वेक ट्रिमर जनरेट होता है। तो स्लाइड विथ ईच अदर जनरेटिंग द शियर स्ट्रेस, जैसे कि कहाँ पे है, टर्की जो है वो कन्वर्जेंस ऑफ द यूरेशियन, अरेबियन एंड अफ्रीकन प्लेट बाउंड्री पर लोकेटेड है, और नॉर्दर्न जो है एनाटोलियन फॉल्ट जो है वो स्लिप करता है ट्रांसफर बाउंड्री, इसी कारण से क्या होता है टर्की में अर्थक्वेक आएगा। फिर फॉल्ट जो कि मूवमेंट एलंग द फॉल्ट के कारण से भी होता है अर्थक्वेक, जैसे होता है नॉर्मल फॉल्ट। अब फॉल्ट क्या होता है कि एक होता है दिस स्ट्रेच होता है, तो एक्सटेंशनल फोर्स होता है जो पुल द क्रस्ट को
तो अगर अर्थ को क्या थोड़ा सा पुल कर दिया तो अर्थक्वेक जनरेट हो गया। कंप्रेशनल फोर्स होगा, मतलब कि क्या कर रहा है कि ये दूसरे को कंप्रेस कर रहा है प्लेट्स, तो वहाँ से जनरेट होगा थ्रस्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होगा। फिर वोल्केनिक एक्टिविटी का वोल्केनिक इरप्शन होगा तेज, जो कि बताए थे कि अगर विस्कस जाता है, एक एसिडिक लावा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा मोल्टेन मटेरियल को बाहर निकालने में, तो फोर्स के साथ मोल्टेन मटेरियल बाहर निकलेगा तो अर्थ सेक करेगा ही, तो अर्थक्वेक वहाँ से जनरेट होता है। तो मिनिमम मूवमेंट टुवर्ड द सरफेस, तो फ्रैक्शन सराउंडिंग दिस, तो अर्थक्वेक होता है। कोलैप्स ऑफ द अर्थक्वेक, कोलैप्स हो जैसे कि कोई माइनर ट्रिगर हो गया, सडन कोलैप्स हो गया अंडरग्राउंड कैविटी कारण से, या फिर माइनिंग वाला रीजन में कोलैप्स कर जाता है, या नेचुरल केव फॉर्मेशन था वो कोलैप्स हो गया, तो वहाँ से अर्थक्वेक आ सकता है। कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का अर्थक्वेक होता है, जैसे कि कोई रिजर्वियर, मान लेते हैं लार्ज रिजर्वियर है और वहाँ पे अचानक क्या देखने मिलता है, इंक्रीज द प्रेशर ऑन द फॉल्ट, में प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वहाँ से अर्थक्वेक आता है। माइनिंग वाला रीजन में क्या होता है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो माइनिंग रीजन अगर कोलैप्स कर जाता है वहाँ से होता है। जियोथर्मल हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन के कारण से होता है। कुछ और है आप लोग देख लीजिएगा, लैंडस्लाइड के कारण से होता है। एक लास्ट में बताता हूँ, एक होता है शैलो अर्थक्वेक, होता है डीप शेड अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक की बात करते हैं तो ये कितना होगा, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो लेस देन 70 किलोमीटर डेप्थ पे लोकेटेड होगा। जब सामने ही लोकेटेड है, शैलो द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफकोर्स होगा ही, क्यों, क्योंकि सिस्मिक वेव क्या है कि अर्थ सरफेस के सामने है। तो टेक्टोनिक सेटिंग कैसा रहेगा, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो शैलो अर्थक्वेक तो मिड ओशनिक रिज और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड रिफ्ट जोन में मिलता है। बस यही याद रखना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में से सैन एंड्रेस फॉल्ट हो गया, मिड अटलांटिक रिज हो गया। फिर एक हो गया डीप अर्थक्वेक। डीप अर्थक्वेक कहाँ देखने मिलेगा, तो मोर देन 300 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के डेप्थ पे देखने मिलेगा डीप अर्थक्वेक। तो ये कम ही डैमेज होता है, सरफेस पे लेस डैमेज क्रिएट करता है, एनर्जी डिसिसिपेट कर जाता है। क्योंकि टेक्टोनिक सेटिंग बात करें, ये सबडक्शन जोन में मिलता है, देखने को मिलता है, जैसे कि बेनिंग जोन है साल्फाइन हिमालय में। तो याद रखना कि हिमालय में जो अर्थक्वेक है वो कैसा डीप अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल में टोंगा ट्रेंच वाला जापानीज ट्रेंच में मिलता है। ये होता है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, बस वो सब छोड़ो। कॉन्टिनेंट कोलिजन के कारण से भी अर्थक्वेक जनरेट होता है, बस ये याद रखना। अब बात करते हैं अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है। देखो तो रिचर स्केल है, रिचर स्केल में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड का मेजर करते हैं, ठीक है, याद रखना। और रिचर स्केल जो है वो कहाँ से चालू होता है, तो ये 1 से लेकर 12 तक शायद रहता है कि 10 तक रहता है। एक हो गया रिचर स्केल, एक होगा मर्कली स्केल्स। ये क्या करता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है, और ये अच्छा ये 0 से अच्छा मेजर करता है, तो ये 0 से मेजर करता है। मैग्नीट्यूड 0 से मेजर करता है, तो फ्रॉम 1 और 12 तक। और जो मर्करी स्केल होगा वो 1 से लेकर 12 तक मेजर करेगा, और जो मैग्नीट्यूड्स होगा वो क्या करेगा, 1 से लेकर 12 तक, 0 से लेकर 12 तक मेजर करेगा। तो ये मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा, रिचर स्केल मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा, और ये 0 से मेजर करता है, 0 से लेकर 12 तक। ये हो गया मॉडिफाइड मर्करी इंटेंसिटी स्केल, जिसको बोला जाता है मर्करी स्केल। ये 1 से लेकर 12 तक का मेजर करता है। ये बेसिकली क्या मेजर करता है, तो ये डिस्ट्रक्शन को मेजर करता है कि टोटल डिस्ट्रक्शन कितना हुआ, ठीक है। और ये चेक करता है कि कितना एम्पलीट्यूड का एनर्जी रिलीज हुआ था, बस उसको मेजर करता है रिचर स्केल। जबकि मर्करी स्केल किसको मेजर करता है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। और डिस्ट्रक्शन कब होगा, जब कुछ ना कुछ अर्थक्वेक से शेकिंग होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता चलता ना, ठीक है। 10 फोल्ड इंक्रीज करते हैं एम्पलीट्यूड्स को, अच्छा 10 फोल्ड, तो 10 होगा, अच्छा 10 होगा, ओके। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल की बात करते हैं, तो मोमेंट मॉडर्न स्केल है, सिमिलर टू द रिचर स्केल, बट एक्यूरेट अर्थक्वेक को बताता है, ठीक है। बस खाली याद रख लेना है ऊपर से ना। ये सब तो हो गया, कंप्लीट कर लिया हम लोग, वेल डन। कुछ और बचा है क्या, वो मैं देख रहा हूँ, नहीं कुछ और नहीं बचा हुआ, लगभग तो मैंने कर लिया यार, लगभग तो हो गया ना, ओके फ्रेंड। अब मैंने PYQ नहीं लिया है, PYQ थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मैंने निकालना है PYQ। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 6 में मैं आप लोग को पहले PYQ कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ लेक्चर में बने रहें। और प्लीज़, अब मैंने तो लेक्चर की शुरुआत में आप लोग को बोला नहीं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए। कोई कमेंट शेयर लाइक तो कर ही नहीं रहा है यार, सब्सक्राइबर जितना है उतना ही है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो जो देख रहे होंगे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कमेंट क्या बोलते हैं आप टेलीग्राम लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लेक्चर का PDF मिल जाएगा, समझे। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए, ताकि आप ये ग्रुप जो है चैनल वो ज़्यादा इंगेजफुल बना रहे हैं और हम लोग को मोटिवेशन भी मिले फर्दर काम करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।